91 साल लग गए ये समझने में कि पीसीओएस या पीसीओडी सिर्फ पीरियड्स या फिर सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। और इसे सही तरीके से डिफाइन करने में साइंस को 14 साल और लगे। तो आखिर शुरुआत में पीसीओएस को क्या समझा गया था? लोग इसे सिर्फ ओवेरियन प्रॉब्लम क्यों मानते रहे, और आज इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पीसीओएस या पीसीओडी की अंडरस्टैंडिंग समय के साथ में कैसे बदली और क्यों अब इसे सिर्फ एक पीरियड प्रॉब्लम नहीं माना जाता। सालों तक पीसीओएस या पीसीओडी को सिर्फ पीरियड प्रॉब्लम समझा गया। अगर किसी लड़की के पीरियड्स मिस होते थे तो अल्ट्रासाउंड करके बस ये बोल दिया जाता था कि पीसीओडी है। फिर वही दो बातें, वेट कम करो या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऐसे पिल्स जो कई लड़कियों को बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के सालों तक दी गई, बिना ये समझाए कि आखिर बॉडी में चल क्या रहा है। ना किसी ने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताया, ना इन्फ्लेमेशन के बारे में, ना ही मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के बारे में। बस पीरियड्स लाने की मेडिसिन देकर के ट्रीटमेंट ख़त्म मान लिया जाता है। जबकि पीसीओएस सिर्फ ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं थी, ये पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, स्किन, वेट, एनर्जी, मेंटल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रही थी। लेकिन असल में पीसीओएस सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम तो कभी थी ही नहीं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था जो कि पूरे धीरे धीरे शरीर को इफ़ेक्ट कर रहा था। हेयर फॉल, एक्ने, पिगमेंटेशन, वेट गेन, मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग, ओबेसिटी, फटीग, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब सिर्फ सिम्टम्स नहीं थे, बॉडी के अंदर चल रही मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के संकेत थे। लेकिन उस समय बहुत कम लोग समझ पाए कि यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ बन सकता है, स्लो मेटाबॉलिज्म, फैटी लीवर और स्टबन फैट स्टोरेज की वजह बन सकता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल फ्यूचर में हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकता है। फिर भी सालों तक बस वो 21 दिन वाली पिल्स दे करके ट्रीटमेंट पूरा मान लिया गया। सिम्टम्स को दबाया गया, लेकिन रूट कॉज को शायद ही कभी सीरियसली समझा गया। और फिर जब धीरे धीरे पीसीओएस के बारे में बात होना शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर एक नई प्रॉब्लम पैदा हो गई। कुछ लोग बिना किसी मेडिकल नॉलेज या फिर क्वालिफिकेशन के पीसीओएस एक्सपर्ट, हार्मोन कोच और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स बन गए। हर कोई अलग एडवाइस दे रहा था, कोई कार्ब्स को पॉइजन बता रहा था, तो कोई हर सिम्टम्स का कारण सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिसोल को बता रहा था, कोई रैंडम सप्लीमेंट्स बेच रहा था, तो कोई एक्सट्रीम डाइट्स को इलाज बता रहा था। और लाखों लड़कियां इस उम्मीद में वो सब फॉलो करती रहीं कि हमारा पीसीओएस ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा कम और कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, गिल्ट और सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ते गए। और ऑनेस्टली मैं खुद भी उन लोगों को फॉलो करने वालों में से खुद एक थी। मैं कभी ये नहीं चीज़ कहती कि सारे इन्फ्लुएंसर्स गलत थे। कुछ लोग सच में अवेयरनेस फैलाने और हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। बाकी सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहे थे, बल्कि एक फियर, मिसकन्फर्मेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी फैला रहे थे। और सबसे दुख की बात यह है कि जिन लड़कियों को इरेगुलर पीरियड्स नहीं थे लेकिन बाकी सारे सिम्टम्स थे, उन्हें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड और मिसट्रीट किया गया। वेट बढ़ा तो बॉडी शेमिंग शुरू हो गई, भैंस जैसी लग रही हो कह करके मजाक उड़ाया गया। फेशियल हेयर्स आए तो आदमी जैसी दाढ़ी मूंछ आ रही है कह करके उन्हें बुली किया गया। मूड स्विंग्स, इरिटेशन, मेंटल एग्जॉशन को ड्रामा बोल दिया गया। और ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस को तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता है कह करके इग्नोर किया गया। लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश कभी भी नहीं की कि शायद बॉडी अंदर से स्ट्रगल कर रही है। और जब अपने ही घर वाले इन सिम्टम्स को सीरियसली नहीं समझते तो बाहर की दुनिया से सपोर्ट की उम्मीद करना और भी मुश्किल हो जाता है किसी भी लड़की के लिए। और फिर वही स्ट्रेस, वही एंग्जाइटी, वही लोनलीनेस और उसी स्ट्रेस के लूप में सिम्टम्स और वर्सन होने लग जाते हैं। फाइनली इतने सालों के स्ट्रगल, कन्फ्यूजन और इग्नोरेंस के बाद शायद अब धीरे धीरे डॉक्टर्स और सोसाइटी ये समझ रही है कि पीसीओएस कोई ड्रामा नहीं है, ये एक रियल डिसऑर्डर है जिसे जजमेंट नहीं, ट्रीटमेंट, गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर तुम एक लड़की हो और ये वीडियो देख रही हो तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे वाली जो सोच है ना, उसको छोड़ दो। अपनी बॉडी के अगेंस्ट मत जाओ, खुद को हेट मत करो, जैसी हो वैसी ही खुद को एक्सेप्ट करो। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम खुद को पनिशमेंट देना बंद करते हैं। और अगर कोई पार्टनर
या फिर पेरेंट मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ अपनी बेटी या फिर अपनी पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। वो लेज़ी नहीं है, वो ड्रामा नहीं कर रही, वो सच में स्ट्रगल कर रही है। उसे टॉन्ट्स की नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहा है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई लड़की PCOS सिम्टम्स लेकर के आपके पास में आए तो सिर्फ रिपोर्ट्स देखने की जगह आपको उसकी बातें भी एक बार सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन में नहीं बल्कि सही गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी में भी छुपा होता है। तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे कि PMOS में आखिर बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, वेट गेन, एक्ने, फेशियल हेयर, हेयर फॉल, डार्क नेक, मूड स्विंग्स और फटीग के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन सिम्टम्स को साइंटिफिकली और रियलिस्टिकली कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि PMOS को समझे बिना इसका सही ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर तुम भी इस जर्नी को समझना चाहती हो तो इस सीरीज़ का अगला पार्ट ज़रूर देखना।